फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई एक और ध्रुव राठी साहब की वीडियो आई है। भाई इनकी मैं नॉलेज का कायल हूँ। भाई ये पता नहीं हाई लेवल की रिसर्च कहाँ से करके लाते हैं, जो ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज आते हैं इनकी वीडियोस के। भाई बहुत बहुत हाई लेवल की रिसर्च करते हैं जनाब ध्रुव राठी साहब। और आज इन्होंने वीडियो दिया जापान में अर्थ क्यूब कैसे आया, प्लान क्रैशिंग अर्थ क्यूब सुनामी ये कैसे हुआ, उसके बारे में हम आपको वीडियो बताएंगे। उसके बारे में ध्रुव राठी साहब की वीडियो चलेगी, उस पर रिएक्शन देंगे। सो रिएक्शन देने से पहले यू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। भाई मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। आपके आगे रिक्वेस्ट है भाई, और क्या हो सकता है। ठीक है, सो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाँ। नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. ये भूकंप इकलौता नहीं था, इसके साथ साथ कई सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स इसके एकदम बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा प्लस अर्थक्वेक्स आए एक दिन के अंदर आए। ऊपर वाला बचाए भाई, ऊपर वाला रहम करे भाई। इसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर जापान की मीटियोरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी इशू करी थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत सब्सटैंशियल डैमेज देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गई, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लपटों में घिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी करीब 55 लोग अभी तक 55 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि यह सिचुएशन एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करी जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने की। लेकिन 2 जनवरी को एक और अनफॉर्चुनेट हादसा 2 जनवरी में भी हुआ देश में। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में घिर जाते हैं। A Japan Airlines plane has caught fire at Tokyo's Haneda Airport and all runways at the airport have been closed. जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे प्लेन में फॉर्चुनेटली जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 29 साल के प्लेन कैप्टन इकलौते जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। 2 बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं। अब सच्चाई पता चलेगी जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और देश में आया होता तो शायद हजारों की संख्या में मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है 92 नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अब चलेगी रिसर्च। ध्रुव राठी साहब की रिसर्च है भाई, इनकी रिसर्च का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ठीक है ना, बहुत हाई लेवल की रिसर्च है। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी जमीन जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ लोकेटेड था। वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, ये है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये धरती की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल से बनती है। धरती के कोर में मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो देश, जो एरियाज दुनिया के इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाए करते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान देश की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाने के पीछे। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर करके बुलाते हैं।
क्योंकि दुनिया में यहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी पहाड़ों पे आते हैं वोल्केनोज। कुछ हद तक यही चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो देश इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद है वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है अर्थक्वेक्स की। जैसे कि अगर आप इंडिया के ऊपर की बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है, जहाँ हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसलिए नेपाल में बड़े भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, दिल्ली के आसपास के रीजन्स में, उनका मोस्ट केसेस में एपिसेंटर जो होता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही मौजूद होता है। इसे आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहां रेयरली ही कोई अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहां कभी कोई अर्थक्वेक आते नहीं है, लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं वहां अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जब अर्थक्वेक्स आते भी हैं तो उतने खतरनाक नहीं होते। और उनके पीछे कारण ये कि इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और कई बार जब ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो उसका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकराती हैं उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बन सकती हैं। जैसे कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराकर दूसरी के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब पैरेलली दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से कॉन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री एक कॉन्वर्जेंट बाउंड्री है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में एक प्लेट जब दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरे के नीचे घुस जाती है, मेंटल के अंदर चली जाती है। और ऐसा जब होता है ना, डायग्राम में देखो, समुद्र के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों प्लेट्स की बाउंड्रीज पर, जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर ये ट्रेंचेस समुद्र के अक्सर सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सीबेड से ये 3 से 4 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। धरती का जो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र के अंदर, मारियाना ट्रेंच, वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर तक जाता है। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है समुद्र का। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप शायद ना जानते हो वो ये कि जापान देश के बगल में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समुद्र 8 किलोमीटर डीप है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो इतने गहरे समुद्र के इतने पास लोकेटेड है। इस नक्शे को देखिए, ये मैप आपको दिखाता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर समुद्र की डेप्थ कितनी है। जितना लाइट कलर समुद्र की डेप्थ उतनी ही कम है, और जितना डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समुद्र। ज्यादातर देशों के आसपास देखो, इंडिया के जो कोस्ट लाइन्स हैं, अफ्रीका की कोस्ट लाइन, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स, लाइट कलर मौजूद है। लेकिन जूम करके अब जापान के पास देखो, जापान के बिल्कुल राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। यहाँ पर यह है जापान ट्रेंच, और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है, और इसी की वजह से ही सुनामीज अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान के देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्टलाइन ट्रेंच के बहुत करीब है, इसका मतलब सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और वार्निंग के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया। क्योंकि जापान में ही इतने सुनामीज देखने को मिले, जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया, और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है। लेकिन शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर्स के डैमेज को कंट्रोल करने में भी। एग्जैक्टली यहाँ पर कर क्या रहा है जापान, इसकी बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जापान के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुको एफएम पर बढ़िया ऑडियो बुक्स मौजूद हैं, जैसे कि ये वाली हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1.5 घंटे की ऑडियो बुक जो इस न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी सुनाती है।
इसके अलावा ओपनहाइमर फादर ऑफ द एटम बॉम्ब के ऊपर भी एक ऑडियो बुक है। कुको एफएम पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर, चाहे फिक्शन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो। ओवरऑल एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किताबों को सुन सकते हो। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में एक बड़े डिस्काउंट का लिंक मिलेगा आपको। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट वाला है ताइशीन स्टैंडर्ड। इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंगों के पिलर्स की, दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब अर्थक्वेक आए और उससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है साइशीन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंगों के लिए रेकमेंड किया जाता है, जहां पर इन्हें कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाओ जिससे कि अर्थक्वेक की एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के मैट्स लगाओ। ये रबर के मैट्स अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को बड़े अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका, जो सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है, मेनशीन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले ग्राउंड के कंपैरिजन में। ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद ये आइकॉनिक टावर स्काई ट्री नाम से, इसमें भी यही स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरे शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स है। जब 2011 में भयानक तोहोकू अर्थक्वेक आया था जापान में, 9.0 मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक। इस बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आई थी। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी जापान ने कई तरकीबें अपनाई हैं, हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी अर्थक्वेक वाली रही हैं। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, ढेर सारी पेड़ों की प्लांटेशन करना सुनामीज की ताकत को रोकने के लिए। कोस्टल डाइक्स बनाई हैं जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। ये बड़ी ही लंबी लंबी पत्थरों की बनी ये चीज़ें हैं। ये डाइक्स काफ़ी महंगी होती हैं बनानी, लेकिन सुनामीज का इम्पैक्ट कम करने में सक्सेसफुल रहती हैं। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए हैं। जिन जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं और बड़ा रिस्क है सुनामी आने का, इवैक्यूएशन का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लोग इन टावर्स में चले जाएं। एक हाई पॉइंट पर पहुंचकर सुनामी से बचे रहेंगे। इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। इवैक्यूएशन ड्रिल्स करी जाती हैं, लोकल लोगों को रेगुलर ड्रिल्स कराई जाती हैं कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। और फाइनली इन्होंने समुद्र के पास दीवारें बनाई हैं, सी वॉल्स। जापान की 22,000 मील लंबी कोस्टलाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कॉन्क्रीट सी वॉल से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती, जैसे कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखिए। सुनामी आई ना, सुनामी, सी वॉल्स ने कोई काम नहीं किया, सही बताया। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था वो जापान के इतिहास का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक था, और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से रेडिएशन लीक हुई जो पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर फैली। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी जापान के इतिहास में बेहद खतरनाक रहा था। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। 20,000। इसके बाद इनकी सरकार ने अपने स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतना खतरनाक और जानलेवा नहीं निकला। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर इस वाले वीडियो में चेरनोबिल, ये शायद रशिया का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। टीम डॉक्टर, प्रोड्यूस्ड बाय टीम डॉक्टर। भाई जो भी है जनाब, ये इनकी जो वीडियो है काफ़ी रिसर्च किया है इन्होंने ठीक है, हाई क्वालिटी रिसर्च है भाई इनकी वीडियो में, हाई क्वालिटी रिसर्च है। और इन्होंने बतलाया कि भाई प्लेट्स होती हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, वो प्लेट्स जहाँ पे पैसे रिंग ऑफ फायर बताया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है भाई इन्होंने कि वहाँ पे रिंग ऑफ फायर के बीच में है वो। जापान जो है रिंग ऑफ फायर के बीच में है वहाँ, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा भूचाल आते हैं, सुनामी लहरें आती हैं, सुनामी वेव्स आती हैं। और भाई मैं क्या कह सकता हूँ भाई, इनकी जो रिसर्च है उस रिसर्च का तोड़ नहीं है हाई क्वालिटी रिसर्च करके आते हैं। ऐसे नहीं भाई ये इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और ऐसे ही नहीं मैं इनकी वीडियोस पे रिएक्शन दे रहा हूँ। मैंने इनकी वीडियोस देखी है और मैं इनकी वीडियोस का कायल हो गया हूँ भाई। इतनी हाई लेवल की रिसर्च की होती है, 3-4 दिन में एक वीडियो आती है इनकी, तो वीडियो में भाई हर चीज़ के बारे में ये बतलाते हैं।
हर चीज़ के बारे में ये दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे सुनामी क्यों आती है। प्लेट्स होती हैं, ट्रेंच होता है, ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच सबसे डीप है। मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है, 11 किलोमीटर, 10.9 किलोमीटर। तो भाई ये हाई लेवल की रिसर्च है, हाई लेवल की चीज़ें बताई हैं। और उसके जापान के साथ भी एक ट्रेंच है भाई, जो मुल्क के साथ सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे भूकंप आने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। रशिया में बड़ा कम आता है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कम आता है, इंडिया में इसलिए आता है क्योंकि इंडिया के पास कोई डीपेस्ट ट्रेंच है। तो नॉर्थ जोन में आता है, साउथ में तो बड़ा कम आएगा, नॉर्थ जोन में ज़्यादा आता है। तो ये भाई इनकी रिसर्च का मैं कायल हो गया भाई, पता नहीं कहाँ से ये रिसर्च करते हैं। 3-4 दिन में वीडियो लाते हैं और हाई क्वालिटी रिसर्च है भाई, हाई क्वालिटी रिसर्च। इन्होंने वॉल्केनोज भी बताया है कि वहाँ पे जापान में वॉल्केनोज आते हैं, और बताया कि भाई वहाँ की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स क्रिएट होती है जापान में, उन बिल्डिंग्स के भाई वो रूल्स होते हैं कि भाई ये 3 रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स मुझे याद नहीं रहे, वो रूल्स के मुताबिक वो बिल्डिंग्स क्रिएट होती हैं। शांजियान रूल है कोई, ये बड़े रूल्स हैं इनके, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स क्रिएट होती है। 155 लोगों की जान चली गई है, 155 नहीं, 55 लोगों की जान चली गई है। और प्लेन जो आया था, प्लेन भी आग लग गई। प्लेन में 6 मेंबर थे जो उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना था, उनमें से एक की डेथ, 6 में से 5 की डेथ हो गई, एक बचा। तो ये काफ़ी खतरनाक भाई ये भूकंप आया है जापान में। तो जापान के लोगों उसके साथ भाई हमारी सहानुभूति है कि भाई बहुत दुखी वाली बात है कि वहाँ पे ये अभी ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर तो कोई इंसानी अटैक होता ना, टेररिस्ट अटैक या कुछ होता, तो उसका एक्शन कर सकता है बंदा। नेचुरल डिज़ास्टर ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता इंसान, बस इससे बच सकता है। और इन्होंने जनाब ने एक और चीज़ एक्सप्लेन की है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये जो समुंदर के अंदर जो हमारी धरती, ये लैंड एरिया जो बना है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स से बना है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ट्रेंच बनता है। तो फिर जब ट्रेंच बनता है, कुछ नीचे चले जाती हैं, कुछ बराबर में। इन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया, कुछ पैरेलल होती हैं, टकराती हैं, कुछ नीचे चले जाती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं एक दूसरे के। तो जब ये थोड़ा भी एक दूसरे के साथ टकराएंगी, या नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी, ट्रेंच बनेगा, तो वहाँ पे बहुत खतरनाक भूकंप आएगा भाई। फिर भूकंप आएगा, अगर समुद्र में आएगा तो वहाँ से सुनामी लहरें बनेंगी, 2 मीटर की, 5 मीटर की। उन लहरों से शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने और भी चीज़ बताई है कि भाई ये जो भूकंप आया उसकी वजह से 2009 में एक भूकंप आया था जापान में। तो उनकी उसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है पूरा बनाया, वहाँ पे भी वो भूकंप के झटके फील हुए, वहाँ पे सुनामी भी गई, समुद्र की लहर, वहाँ पे पोल्यूशन फैल गया, मतलब न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल गई। उससे उनके काफ़ी लोगों की, बहुत सारे लोग उनकी वजह से, पोल्यूशंस की वजह से, न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होती है ना भाई, परमाणु बम की जो रेडिएशंस फैलती हैं, पोल्यूशन निकलता है, उससे बहुत लोग मरते हैं। ना कि लोग मरते हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं भाई, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और वो सारी की सारी न्यूक्लियर जो थी, न्यूक्लियर रेडिएशंस जो फैली थी, वो पूरे पैसिफिक ओशियन के ऊपर फैल गई थी। जापान जो है पैसिफिक ओशियन के साथ है। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन दिस प्लेनेट। इस धरती पे सबसे बड़ा वो ओशियन है। तो उस ओशियन में फैल गई तो काफ़ी ज़्यादा जापान के लोग मर गए थे, 2009 में इन्होंने बताया। और ये ध्रुव राठी साहब ने बताया कि भाई इस सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक वो न्यूक्लियर रेडिएशन है, वो चर्नोबिल, क्या बोला था उन्होंने, वो रशिया में आया था। तब रशिया नहीं होता था, यूएसएसआर होता था। चर्नोबिल शायद ऐसे ही था, मेरे को कमेंट्स में बताया क्या बोला था उन्होंने। तो काफ़ी हाई क्वालिटी की चीज़ें बताई हैं कि क्यों आता है। और
जो बड़े बड़े टावर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको अब स्टैंडर्ड से उन्होंने 3 स्टैंडर्ड होते हैं, 3 स्टैंडर्ड से उन्होंने वो बिल्डिंग्स क्रिएट की होती है। वो स्टैंडर्ड बड़े हार्ड लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग को क्रिएट किया जाता है, ताकि वो बिल्डिंग के, अगर वो बिल्डिंग में भूकंप आए, सुनामी आए, तो उनसे वो बचा जाए। एक चीज़ तो उन्होंने बताई है कि भाई बिल्डिंग के नीचे रबड़ के मैट्स लगाए जाते हैं। मैट्स की वजह से क्या होता है कि भाई जो भूकंप आता है उसकी वेव्स को वो मैट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने से बिल्डिंग हिलती नहीं है। बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने भाई बताया भाई। और कुछ बिल्डिंग्स बनाई होती है जापान में क्या है कि 24 घंटे ऑल द टाइम हाई अलर्ट होता है, क्योंकि वहां पे कभी भी भूकंप आ सकता है, सुनामी लहरें आ सकती हैं। तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी बनाई है जहां पे अगर कभी भी लगे लोगों को कि भूकंप आया है, तो सिविलियन लोग उस बिल्डिंग के नीचे जाके बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं जब तक भूकंप थम ना जाए। तो उन्होंने बिल्डिंग्स भी बनाई है कि जब भी भूकंप आए तो आप इन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप अपनी जान बचा सकें। भूकंप में भाई अपनी जान बचाना बड़ी मुश्किल बात है। सामान तो नॉन लिविंग थिंग है, वो फिर से आ जाएगा, गवर्नमेंट फिर से दे देगी। अगर सामान आपका डिस्ट्रॉय हो भी गया तो वो गवर्नमेंट कर सकती है, मगर जान चलेगी तो गवर्नमेंट जान नहीं वापस कर सकती भाई, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने भाई कोई मर गया तो वो गवर्नमेंट थोड़ी जिंदा कर सकती है। सामान खराब हो गया, सामान इंटरनेशनल एड आती है, पैसे गवर्नमेंट के पास होते हैं, फॉरेन से, यूएनओ से, हर कंट्री मदद देके सामान को वापस भरपाई की जा सकती है। अगर कोई मर जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती भाई। वंस इफ यू आर डेड देन यू आर डेड, यू कांट गेट लाइफ अगेन, ठीक है ना। अगर आप मर गए तो मर गए, आप वापस थोड़ी जिंदा हो सकते हो। हाँ ये है, उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई है, तो बिल्डिंग्स के नीचे जाके आप अपना वहां पे टाइम बिता सकते हो जब तक भूकंप थम ना जाए, क्योंकि वहां पे हाई लेवल के भूकंप आते हैं। जापान में सबसे डेंजरस भूकंप आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की जान गई है, माल भी गया है। माल तो चलो गया, जान भी चले गई लोगों की। तो बहुत भाई ये बहुत दुर्घटना की बात है। पिछले कोई 4-5 महीने पहले टर्की में भी भूकंप आया था, तो वहाँ पे इंडिया ने एड भेजी थी। अब ये जापान का पता नहीं, जापान में भी शायद भेजी होगी इंडिया ने एड मतलब हेल्प करने के लिए भेजते हैं कि वहाँ पे जो लोगों की तकलीफ है, लोगों को बचाया जा सके। तो भाई ये इनकी मैं वीडियो का कायल हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके ये बतलाते हैं। इन्होंने बड़ी हाई लेवल, ध्रुव राठी साहब की बड़ी हाई लेवल की रिसर्च है भाई। इन्होंने A to Z अच्छे से पूरा टेक्निकली बताया है। और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स इनके पास कहाँ से आती है वो मेरे को नहीं पता, बट इनकी हाई लेवल की रिसर्च है। मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये जियोलॉजिस्ट हो गए, मेट्रोलॉजिस्ट हो गए, जो आसमान मतलब क्लाइमेट जियोलॉजिस्ट जो धरती के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट मेट्रोलॉजिस्ट ये सब जानते हैं भाई सुनामी कब आ सकती है, कब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, हाँ कब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में टकरा के भूकंप ला सकती हैं। ये मेट्रोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें जानते हैं। तो उनके मेट्रोलॉजिस्ट भी भाई उनको भी ये पता नहीं होता कि भाई कब ये देखो ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बारे में वो बतला सकते हैं कि भाई ये ठंड है, गर्मी है, ये सब वो बता सकते हैं। बट ये टेक्टोनिक प्लेट्स कब चलेंगी, हिलेंगी, इसके बारे में अभी वो रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में भी पहले पता चल जाए तो फिर वो लोगों की जान बचा सकते हैं। तो भाई ये काफ़ी हाई लेवल की रिसर्च बताई है इन जनाब ने। तो सबसे बड़ी बात कि भाई हमें उन लोगों का काफ़ी दुख है जो जापान में अर्थक्वेक और सुनामी से या प्लेन क्रैश से जिनकी जान चली गई। बहुत अफसोस की बात है भाई, हमें उनकी जान का बहुत अफसोस है, उनकी जान चली गई। हमारी तरफ से, इंडिया के लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत अफसोस है भाई, हमें बहुत अफसोस है, उनकी जान चली गई। बाकी अब ये मेट्रोलॉजिस्ट ये सब कोशिश करेंगे कि किस तरीके पहले अनुमान लगाया जा सके, पहले प्रिडिक्शन लगाई जा सके कि ये भूकंप आने वाला है, कब आने वाला है, किस टाइम आने वाला है, भूकंप सुनामी जो भी है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर से बचाना है लोगों को, और ताकि लोग बचे और जापान और तरक्की करे। जापान दुनिया की तीसरी वर्ल्ड की हाई जीडीपी इकॉनमी है भाई, तीसरी पावरफुल नेशन है दुनिया की।
तो मगर नेचुरल डिजास्टर के आगे कोई और नहीं चलता भाई, ठीक है। सो ध्रुव राठी साहब की ये वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही मुझे कमेंट्स में बताएं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। सो थैंक्स।